साउंड कैमरा एक्शन। आज से 25 बरस पहले आई थी फिल्म खूबसूरत। ये वो खूबसूरत फिल्म थी जिसमें था ये गाना, हे शिवानी तू लगती है नानी। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक थे संजय छेल। बहुत खूबसूरत हो। संजय छेल ने लिखी हैं कई महत्वपूर्ण फिल्में। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम। आपको याद होगी फिल्म रंगीला। जाने माने लेखक, निर्देशक और गीतकार संजय छेल विविध भारती के स्टूडियो में आपसे मुखातिब हैं। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए पहली कड़ी। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज एक ऐसे कलाकार की आमद है जो लेखक हैं, निर्देशक हैं, गीतकार हैं, जो कॉलमिस्ट हैं, थिएटर एक्टर हैं, जिनकी फिल्म है खूबसूरत, जो है बेहद खूबसूरत, जिसके 25 बरस हो रहे हैं। वो हैं संजय छेल। संजय छेल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है स्टूडियो में आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बचपन से रेडियो का, आकाशवाणी का इतना फैन हूँ, विविध भारती का। मैंने इसके पहले भी इंटरव्यू कुछ दिए हैं फौजी भाइयों के लिए वगैरह, लेकिन यहाँ आता हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं घर पर आया हूँ, क्योंकि मेरी बचपन की जो क्रिएटिव यादें हैं वो रेडियो से ही जुड़ी है। जब मैं बचपन में रेडियो के जो गाने सुनता था, और तब कुछ गाने सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी गीतकार बनना चाहिए, कलाकार बनना चाहिए। हालांकि घर में वातावरण था, मेरे फादर थिएटर में थे, लेकिन तब कुछ ऐसी समझ तो थी नहीं। तो कुछ गाने सुन के ऐसे मुग्ध हो जाते थे हम, ऐसे इम्प्रेस हो जाते थे कि अरे ऐसा गाना मैं कब लिखूंगा, कब मेरी ऐसी कोई फिल्म होगी। और आज आपने मेरी फिल्म के लिए, आज तीसरी चौथी बार मैं आया हूँ आकाशवाणी में, विविध भारती में, तो लगता है कि एक सपना सच हुआ। कौन से वो गाने हैं जो आप सुना करते थे और कौन सा वो प्रोग्राम है, अगर याद है तो? और शहर कौन सा था जब आप वो रेडियो सुना करते थे? बम्बई में। गुजरात में मेरी पैदाइश हुई, द्वारका गुजरात में। मेरी माँ वहाँ प्रोफेसर थी, लेकिन मैं बड़ा हुआ यहाँ आके, मतलब स्कूलिंग वगैरह, हाँ 4-5 साल का तब से यहाँ आ गया। मुझे बहुत अच्छे अच्छे गाने, मुझे एक गाना बिल्कुल याद है। वो गाना मुझे बहुत सालों तक पता नहीं था किसने लिखा था, बाद में पता चला। ऑफ कोर्स आंटी के वहां गया था, उनका खुले में ऐसा बंगले टाइप का था, तो सब लोग रात को सो रहे थे, तो एक गाना बजा तब ट्रांजिस्टर पे, हम लोग सब सो रहे थे रात को, गर्मियों के दिन। तो गाना बजा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। तब मैं 8-9 साल का रहूंगा शायद। तो मैंने पूरा दिन सोचता रहा कि ये कहना क्या चाहता है गीतकार। कोई आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, तो ये क्या है? तो वो धुन मेरे मन में, वो शब्द मेरे मन में गूंजते रहे। फिर मैंने किसी को पूछा, फिर पता चला जब प्यार में ऐसा होता है, जो भी है। तो उसके बाद गानों में मेरी रुचि काफी बढ़ गई। तो अब तो मुझे काफी याद है कि ये मजरू साहब का लिखा हुआ है। फिर तो सबके साथ काम भी किया मैंने, ये गुलजार साहब ने लिखा है, या आनंद बख्शी जी ने, सबके साथ बाद में मैंने काम किया। उतना मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे इन सबके साथ काम करने का मौका मिला जी। तो मुझे ज्यादा संगीत से ज्यादा गीत में शब्द में रही। तो क्या लेखक का बीज वहीं पैदा हो गया था? उसी दिन आपको लगा कि आप कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि तब के उस दौर के जो गाने थे इतने विशुद्ध थे, इतने प्यारे मीठे थे। जो हम स्कूलों में जो हिंदी पढ़ते थे, जो कठिन हिंदी थी वो भी नहीं थी जी, और बहुत कठिन उर्दू भी नहीं थी। तो वो जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में जो एक मिठास थी वो गानों में, प्यार की गाने हो या रिश्तों के हो या इवन देशभक्ति के हो, तो एक अलग ही दुनिया थी वो। तो मुंबई में पढ़े लिखे आपने जिक्र किया, पढ़ाई लिखाई में आप कैसे थे? और क्या कभी ऐसा मौका मिला मंच पर आपको एक्टिंग करने का या स्कूल में गाना लिखने का? क्योंकि जब लेखक एक बीज पैदा हो जाता है, लेखक का बीज भीतर, तो जब ऐसा मौका आता है तो स्कूल में तो वो बड़ा ही यादगार होता है। कोई ऐसी याद है श्रोताओं के साथ? हाँ, मेरी स्कूल जो थी वो बहुत ही अद्भुत स्कूल थी। वहाँ हमारे जो प्रिंसिपल थे, अभी भी है, शी इज 99 years old। तो उस स्कूल में क्या था कि वहाँ साहित्य आर्ट के प्रोग्राम्स काफी होते थे। इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन होती थी जी। हमारे स्कूल का मैगजीन निकलता था, तो उसमें हम कविताएं लिखते थे। अच्छा। और मुझे इलोक्यूशन, वक्तृत्व स्पर्धा में भेजते थे, क्योंकि मैं बोलने में अच्छा था जी। फिर ऐसा था कि मान लो 10 क्लास है, 1 से 10 तक, तो उसमें ABC वर्ग है, तो हर वर्ग का एक नाटक होगा। वो नाटक पसंद करना, लिखना और डायरेक्ट करना वहाँ का कोई भी लड़का या लड़की होगा वो करेंगे। तो उसमें कंपटीशन होती थी। तो हमारे स्कूल से काफी आर्टिस्ट निकले हैं, जैसे परेश रावल हमारे स्कूल से निकले हैं। क्या बात है। विपुल अमृतलाल शाह हमारे स्कूल से निकले हैं।
परेश गणात्रा, हमारे ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, कुछ तो नाम भी मुझे याद नहीं आ रहे। जी जी। तो वो हमारे जो टीचर थी इंदु बहन, वो अमेरिका से आई थी, तो वो काफी प्रोग्रेसिव थी और उन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए थे हमारे लिए। एंड में मैं तो गुजराती मीडियम से हूँ, हम जो अच्छे थे अंग्रेजी में उनके लिए एक स्पेशल अंग्रेजी के टीचर भी आते थे, और हमने हायर अंग्रेजी में 10th किया जी। उसी तरह कोविड हिंदी परीक्षाएं पे काफी जोर था, तो हमारे स्कूल में काफी अच्छा वातावरण, तो वहां ही हमने लिखना शुरू किया। वहां एसेस वगैरह हम लिखते थे, जो अच्छे ऐसे होते थे बाकी के क्लास में सुनाते थे टीचर्स, देखो ऐसे हमारे विद्यार्थी लिखते हैं। वहां से हमको प्रेरणा मिली या एक पुश मिला जी कि मैं लिख सकता हूँ। आपने जिक्र किया परेश रावल का, वो आपके स्कूल से निकले और बाद में आपकी फिल्में भी मेरी बहुत सारी फिल्म, मेरे बहुत अच्छे मित्र, तो मेरे से बहुत सीनियर है, मेरे से बहुत सीनियर है, लेकिन परेश भाई हमारी स्कूल में, मैं जब आया तब तो शायद वो निकल चुके थे, लेकिन उनका स्कूल में आना जाना रहता था मार्गदर्शन करने वगैरह, और फिर हम एक ही इलाके में भी रहते थे, तब वो धीरे धीरे स्टार भी बने, तो हम व्यक्तिगत भी परिचय रहा, अभी तो अच्छे मित्र भी है और बड़े मंजे हुए कलाकार और बहुत अच्छे इंसान भी है। जी, परेश रावल जी को याद किया, या फिर अभी एक कोई गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जरूर। कौन सा गाना आपकी ओर से सुनवाएं, बताइए। खूबसूरत का ही गाना सुना दीजिए। चलिए, लिखे हैं गुलजार साहब ने, मेरे ख्याल से 3 गाने उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने और मैंने लिखे, मतलब 4 गाने मैंने लिखे। जी, आपके 4 गाने और गुलजार साहब के 3 गाने हैं। आपका गाना भी हम सुनेंगे, उससे जुड़ी हुई बात भी हम साझा करना चाहते हैं अपने श्रोताओं से। लेकिन गुलजार साहब को गाना लिखने के लिए राजी कैसे किया, किस तरह से मुलाकात? मुश्किल था, मैं उनको बहुत बार मिला, कहानी सुनाई, काफी सिफारिशें करवाई, और उन्होंने मेरा काम देखा था। यस बॉस, रंगीला, कच्चे धागे, जो मेरी हिट फिल्म्स जो थी, दौड़, तो उन सब काम से वो वाकिफ थे। और उनकी बेटी मेघना, भी किया। जी, तो ये गुलजार साहब से जुड़ी हुई बात थी, तो यहाँ पर गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना सुनवाना जरूरी है, बताइए। अभी बहुत खूबसूरत लिखा था उन्होंने, हीरोइन का पात्र, उसके बैकग्राउंड में वो गाना, उसके बारे में वो गाना था, तो वो तो शुद्ध कविता ही है। तो यहाँ पर ये गाना सुनते हैं जो टाइटल सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत। खूबसूरत फिल्म का ये खूबसूरत गाना था जिसे गुलजार साहब ने लिखा था। और अब संजय छेल जी से हमारी बातचीत चल रही है, और आपको बताया है कि वो गीतकार भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, लेखक भी हैं। तो इसी फिल्म में उन्होंने 4 गाने लिखे हैं। तो संजय छेल जी, हमें बताइए कि जो आपने ये गाना लिखा है, मेरा एक सपना है, घूंघट में चांद और बरसे क्यों बरसात, आपकी पसंद का कौन सा गाना है? पसंद के तो सारे गाने हैं, लेकिन गीत को चुनना मुश्किल। वो एक ऐसा एल्बम था उस साल का जिसके सारे गाने चले थे। अक्सर फिल्मों में 1 या 2 गाने चलते हैं, आज तो वो भी नहीं चलते, लेकिन उस जमाने में भी सारे गाने नहीं चलते थे। ये एल्बम के सारे गाने चले थे जी। तो मेरा पसंदीदा गाना जो अपना है वो है मेरा लिखा हुआ, मेरा एक सपना है, देखो तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। उसके अंतरे भी बहुत अच्छे हैं, और मुखड़े की एक हल्की सी ट्यून भी मैंने बनाई थी, और गाना बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ था और बहुत बजा वो गाना, और मुझे उसमें लिखने में बहुत मजा आया था। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें, बहुत शुद्ध कविता, लिखने में मजा आया। तो कुछ लिखने से जुड़ी हुई बात, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई खास याद साझा कीजिए आप। उसमें आलाप कुमार सानू जी ने ऐड किया था, आलाप था नहीं, और उसका जो अंतरा था वो बहुत मुश्किल था लिखना, मुझे ट्यून पे लिखना था, तो उस पे मैंने डा 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 ऐसा मीटर था, वो काफी डिफिकल्ट मीटर है। तो उस मीटर पे मैंने लिखा था कि मन की डगर पे मुड़ के हम किधर जाएं, तेरे इशारे रोके हम जिधर जाएं। तो जो कट है, वो जो कहते हैं, जो एक रुक के जो आता है, मन की डगर से मुड़कर हम किधर जाएं, तेरे इशारे रोके हम जिधर जाएं, चलते चलते रुकते रुकते किस्मत मेरी क्या करवट बदल गई, और गई पे ताल आता है। क्या बात है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पूरा गाना सुनते हैं जी।
अगले गाने से जुड़ी हुई कोई बात, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई खास याद आप साझा करना चाहेंगे? एक गाना था ए शिवानी, वो बहुत चला, वो पिक्चर का मतलब वो फ्लैगशिप गाना हो गया था। वो दरअसल संजय दत्त का आइडिया था। वहां पे एक सीन था जिसमें वो शिवानी वो घर में आ गया एज एन इम्पोस्टर, एक आगंतुक बन के आया है। तो वो शिवानी जो बुझी बुझी लड़की है उसकी छेड़खानी करता है। अब छेड़खानी वो वाली छेड़खानी नहीं है, मजाक उसे करता है और उसको ही ट्राइज टू ओपन हर अप, एक आत्मविश्वास देने की कोशिश करता है। तो उसमें थोड़ा चिढ़ा के, थोड़ी उसकी मखौल करके, इट वॉज हिज आइडिया कि मैं ऐसा कुछ कहूंगा ए शिवानी जी। और फिर हमने उस पर रैप टाइप का ग्रूव बनाया और फिर गाना इम्प्रोवाइज किया। हम रात को एक दिन पार्टी कर रहे थे, हम बैठे थे, तो मैंने ऐसे इम्प्रोवाइज किया, बोला तुम डायलॉग लिखते हो वैसे लिखो, गाने की तरह मत लिखो। और पिक्चराइज भी ऐसे कर रहे थे, घर में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहां हो रहा है। इट शुड नॉट बी कोरियोग्राफ्ड सॉन्ग, लाइक यू नो, डांस नहीं लगना चाहिए, मोन्टाज लग, फिर जैसे घर में हम आपको चाय दे रहे हैं, आप उठ के गई, मैं बैठा, उस तरह होना चाहिए। सिचुएशन भी ऐसी थी और घर के सारे पात्र भी उसमें इन्वॉल्व है थोड़े थोड़े। तो फिर मैंने लिखा है शिवानी तू लगती है नानी जी मरम मत मांगे तेरी ये जवानी ऐ शिवानी। और संजय दत्त ने ये गाना दिया, फिर ट्यून बनाई जतिन ललित ने। 5-6 दिन तक संजू ने उसका रियाज किया, रिहर्सल किया, क्योंकि वो गायक तो है नहीं जी, लेकिन अच्छा कॉन्फिडेंस से गाया। और आप यकीन नहीं करोगे 20 मिनट में वो गाना गा के वो निकल गए थे। क्या बात है, माइक पर। तो ये गाना तो हम एक मुखड़ा तो कम से कम सुनवाएंगे, लेकिन संजय दत्त से जुड़ी हुई कोई खास बात साझा करना चाहेंगे श्रोताओं से? संजय दत्त साहब के साथ मैंने बहुत फिल्में की। मैं असिस्टेंट था, एक फिल्म थी साहिबा जो 93 में आई थी जी। तो मैं 91-92 से असिस्टेंट था रमेश तलवार साहब का जी। तो तब से मैं जानता था। उसके बाद में मैंने रंगीला लिखी, बाद में दौड़ फिल्म लिखी, तो और दूसरी फिल्म हो गई। फिर और भी एक फिल्म कर रहा था, तो मेरी काफी लंबी दोस्ती थी। तो मैंने एक कहानी उनको सुनाई कि मुझे डायरेक्टर बनना है। मैंने काफी पिक्चर लिख ली, तो वो मजाक में बोलता अच्छा तू अभी डायरेक्टर बनेगा। कभी कभी पिक्चर जो हम लिखते हैं वैसी बन के नहीं आती। तो मैंने मजाक में कहा कि हाँ, कि अगर पिक्चर बिगाड़नी है मेरी स्क्रिप्ट को तो मैं ही ना बिगाड़ूं। तो बोलते ठीक है। तो कहानी सुनाई मैंने खूबसूरत की। उन्होंने कहा किसको लेना चाहता है? बोला आप करोगे? तो बोला अरे मेरी तो एक्शन इमेज है, मैं तो रफ टफ फिल्म करता हूँ। मैंने आपकी एक्शन इमेज है, लेकिन आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है रियल लाइफ में, तो आप अच्छी कॉमेडी करोगे, रोमांटिक कॉमेडी कीजिए, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। तो ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, ही वॉज रेडी टू टेक चैलेंज, जैसे चलो मैं करता हूँ। और वो काफी व्यक्तिगत अपने जीवन में, पर्सनल लाइफ में काफी दौर से गुजर रहे थे, उसके बारे में तो बात सबको पता है। लेकिन उसमें वक्त निकाल के उन्होंने काफी कन्विक्शन से, काफी शिद्दत और मेहनत और मेरे लिखे हुए पात्र पे भरोसा करके उन्होंने फिल्म में काम किया। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो ये था कि उनको उस फिल्म के चलने के बाद, देखने के बाद मुन्ना भाई MBBS के लिए कंसिडर किया गया, क्योंकि तब तक उनकी इमेज वो वास्तव और उस तरह की जंग जी, और उस तरह की फिल्म में थी। एक्शन, वो तो एक्शन हीरो तो कमाल के थे, और सब डर भी रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स की, ये कैसे होगा, ये लोग इसकी उनको देखने आएंगे। लेकिन गाने चल गए, गाने अच्छे हुए, प्रोमो अच्छे लगे, तो वो दिखे भी बहुत खूबसूरत, हैंडसम। तो फिर वो फिल्म चल गई। और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये है कि फिल्म जब रिलीज हुई थी तब सुनील दत्त साहब, जो खुद अपने आप में बड़े डायरेक्टर, एक्टर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं और बहुत ही अच्छे इंसान, तो वो फिल्म देख नहीं पाए थे क्योंकि वो बीमार थे। तो फिल्म की रिलीज के बाद 25 वीक कुछ हो गए थे, तब हमने उनके लिए एक स्पेशल शो रखा था। जब वो ठीक हो गए, वो तब उस फिल्म को देखने के लिए विनोद चोपड़ा भी आए थे। तो सुनील दत्त साहब ने कहा था कि बेटा तूने मेरे बेटे को बहुत खूबसूरत पेश किया, इतना हैंडसम दिखता है, आज तक कभी इतना हैंडसम दिखा नहीं। मैंने कहा उसमें श्रेय उनको जाता है, उन्होंने बहुत मेहनत की, लेट नाइट नीट करते थे, खाने पीने में ध्यान रखा, और उन्होंने अपने सारे कपड़े, ये पहनूंगा वो कब पहनूंगा, उन सब में मशक्कत करके वो कैरेक्टर निभाया। और एक मजे हुए कलाकार हैं, जब आते हैं पर्दे पर उनके चाहने वालों की एक लंबी कतार है, एक पर्सनालिटी है अपनी जी। और सुनते हैं कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अरे ये एक बच्चे का दिल है उसमें, भले लंबे चौड़े ऊंचे कद वाले इंसान है, लेकिन एक बच्चे का दिल है। तो क्या यहाँ पर एक गाना सुन लें? जरूर। कौन सा गाना बताइए? कमल भी थे, जॉनी लीवर, अशोक सराफ भी थे। और अशोक सराफ आपकी दूसरी फिल्म में भी काम करते थे, यस बॉस में भी उन्होंने, यस बॉस में भी थे, क्या दिल ने कहा में भी थे जी। और दूसरे कलाकार जतिन कानाकिया, जो टीवी में काफी पॉपुलर थे, गुजराती थिएटर के थे जी। सबसे अच्छा काम उन्होंने किया था कॉमेडी में। और उनके साथ एक ट्रेजेडी ये हुई कि पिक्चर की डबिंग खत्म की और 5-6 दिन के बाद उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ पैनक्रियास का, और लगभग 2-3 वीक में वो गुजर गए। फिल्म देख नहीं पाए, लेकिन उस साल काफी अवार्ड उनको मिले थे, आईफा के, फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुए थे। उन्होंने काम किया था। अशोक सराफ जी ने बहुत अच्छा काम किया, वो भी मराठी थिएटर से है। तो मैं खुद रंगमंच से जुड़ा हूँ, तो मुझे थिएटर के कलाकारों से, परेश भी थिएटर के हैं, तो मुझे एक नेचुरल अट्रैक्शन है थिएटर के कलाकार से। ओमपुरी जी थे, अंजन श्रीवास्तव जी, वो भी इप्टा के से आते हैं थिएटर से।
तो बड़ी अच्छी लंबी चौड़ी कास्ट थी और सबने बहुत ही, सुप्रिया पिलगांवकर, सबने बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया। मैं तो बहुत नया था तब, मेरी उम्र ही क्या थी, 28-29 साल का था मैं, लेकिन सबने मुझे बर्दाश्त कर लिया। ये तो आपका बड़प्पन है, कॉम्प्लीमेंट है। इतने सारे मजे हुए कलाकार इस फिल्म में थे तो जाहिर है फिल्म खूबसूरत होनी ही थी। खूबसूरत फिल्म की बातें थी, थिएटर की बात आप कर रहे थे और बहुत सारी फिल्में हैं जिनका हम जिक्र क्रमवार करना चाहेंगे, लेकिन बात थिएटर की चल रही है तो थिएटर के दिनों की ओर लौटिए और यादें कुछ ताजा कीजिए। कौन सा वो नाटक है जो आपके जहन में आज भी ताजा है या कहाँ कुछ आपको सीखने को मिला थिएटर से? दरअसल मेरे पिताजी छेल परेश के नाम से सेट्स बनाते थे, गुजराती, हिंदी, एक जोड़ी थी, एक जोड़ी थी, हाँ, खास। अब तक चलती, 50 साल तक वो चली। 1920 में मेरे पापा के पार्टनर गुजर गए, 21-22 के आसपास, तब तक उनके नाम से वो प्लेज आते रहे। कम से कम 600 से ऊपर ड्रामा के सेट्स किए, 35 फिल्में की अलग अलग भाषाओं में। मेरी खूबसूरत के भी आर्ट डायरेक्टर थे। तो बचपन से थिएटर रंगमंच, गुजराती रंगमंच में देखता था। पार्ला ईस्ट में था तो मराठी थिएटर भी देखता था। तो नाटक की स्क्रिप्ट आती थी, पापा जब डिजाइन करते थे सेट्स तो वो पहले मैं पढ़ लेता था और फिर वो देखता था कैसा स्टेज पर हुआ। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसे लिखा हुआ होता है, वो ऐसे परफॉर्म होता है और ऐसे डायरेक्टर डायरेक्ट करता है। घर में ही वो स्कूल बन गई। फिर मैंने इंटर कॉलेज कंपटीशन में ड्रामा लिखने शुरू किए तो मेरे को ड्रामा अच्छे गए, इनाम मिले उसको, और कुछ नाटक तो बहुत सी कॉलेज में परफॉर्म हुए, बहुत सी कंपटीशन में परफॉर्म हुए। फिर मैं शफी इनामदार के साथ काम करता था, उस वक्त बड़े कलाकार कांति मड़िया के साथ काम किया जो गुजराती रंगमंच के लेजेंड है। और मैंने खुद ने नाटक भी कुछ डायरेक्ट किए। जी, कौन से नाटक थे? मेरा एक प्ले था, साइकोलॉजिकल थ्रिलर था, प्रकरण 1956, चैप्टर 1956, थ्रिलर था, साइकोलॉजिकल थ्रिलर। एक मेरा प्ले था क्रॉसवर्ड पजल, वो बहुत भाषाओं में हुआ, एकांकी थी वो जी। फिर तब तक सीरियल वगैरह आ गई थी और गुजराती थिएटर रंगमंच का थोड़ा रंग बदल गया था। मुझे लगा कि मैं यहाँ नहीं फिट हो पाऊंगा मेरे मिजाज को देखते हुए, तो फिर मैंने सीरियल लिखना शुरू की। नया नुक्कड़, फिल्मी चक्कर, वो सब सीरियल मेरी आई, बहुत हिट हुई। तो मैंने काफी सीरियल लिखी और फिर फिल्मों में आ गया, फिल्में करते करते फिर डायरेक्टर बन गया। तो पहली फिल्म आई थी पहला नशा, जो आशुतोष गोवारी करके भी पहली फिल्म थी। उसके बाद रंगीला आई, फिर यस बॉस आया, कच्चे धागे, फिर भी दिल हिंदुस्तानी, खूबसूरत से लेकर मैंने प्यार क्यों किया, कृष्णा कोटक, कितनी फिल्म, मतलब फिर पार्टनर, इंदु सरकार, मान गए मुगले आजम, क्या दिल ने कहा, फिर अभी कोविड से पहले आई थी पटेल की पंजाबी शादी। लंबा लिस्ट है जी, एक लंबी फहरिस्त है आपकी फिल्मों की और टीवी सीरियल्स की भी जी। तो इसका जिक्र तो हम करते चलेंगे। यहाँ पर आपने बताया कि थिएटर में आपके पिता की जोड़ी थी जो छेल परेश की जोड़ी बहुत हिट है और बहुत लोग सराहते हैं गुजराती थिएटर की दुनिया में। पिता से आपने नाटक की बारीकियां सीखी होगी, जाहिर सी बात है, एक स्कूल है। पिता से घर में क्या कुछ सीखा आपने, या पिता आपकी कैसे रहे? स्ट्रिक्ट तो थे उस जमाने में, तो होते ही थे स्ट्रिक्ट, उनके पास टाइम ही नहीं था मेरे लिए, क्योंकि उनका एक ही था कि मेरे तो अभी मेरा नेक्स्ट प्ले आ रहा है, नया नेक्स्ट ड्रामा आ रहा है नेक्स्ट संडे। दौर में 10-10, 15-15 ड्रामा उनके चलते थे, तो बहुत बिजी रहते थे। तो उनसे मैंने एक बात सीखा, मेरे पिताजी का देहांत हुआ 2014 में, तो उस रात तक वो स्केच बनाते थे। अगले दिन सुबह उनकी नैसर्गिक मृत्यु हो गई, लेकिन उस रात को भी वो स्केच बनाते। उनसे सीखा कर्मठता, काम करते रहो, मेहनत करते रहो। उस वक्त तो बहुत पैसे भी कम मिलते थे थिएटर में, फिर भी वो काम करते रहे जी, कांस्टेंट काम। प्लेट में मिला ऐसा कह सकते हैं। और मुझे शुरुआत के दौर में थिएटर में काफी अच्छे लोग मिले, परेश रावल, शफी इनामदार। फिल्मों में मुझे अच्छे लोग मिले जैसे सईद मिर्जा, कुंदन मिर्जा, अजीज मिर्जा ने काफी मुझे सराहा क्या, मुझे मदद की, हेल्प की, कॉन्फिडेंस दिया। रमेश तलवार साहब ने, राहुल रवेल साहब ने, शाहरुख तब नए नए एक्टर बने थे, आमिर खान मेरे से कॉलेज में 4-5 भी करते थे। आमिर ने भी तो वो फिल्म मिली। और इनफैक्ट मैं राम गोपाल वर्मा को गीत के लिए मिलने गया था, गीतकार के रूप में। तो उनको मेरा गाना अच्छा नहीं लगा था, उन्होंने एक ट्यून दी थी इलिया राजा की, तो इस पे गाना लिखो। तो मैंने लिखा तो उनको पसंद नहीं आया। बोले ठीक है, मतलब ये मेरी फिल्म में फिट नहीं होता। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं निकल आया। नेक्स्ट डे उनका फोन आया राम गोपाल जी का कि आपने कुछ कहा ही नहीं कि और लिखूं ये। मैंने आपने लगा होता तो आपने कहा होता। जी, मैं क्यों अपने आप को इम्पोज करूं? तो आप बातें इंटरेस्टिंग करते हो, आप मिलने को आओ। फिर मैंने कुछ बातें की उनके साथ, तो ही सेड यू विल राइट डायलॉग्स फॉर रंगीला। सो पूरा कैरेक्टर फिर बना और फिर रंगीला फिल्म तो अपने आप में हिस्ट्री है।
जी, फिल्म रंगीला की बात चल रही है तो आमिर खान है, राम गोपाल वर्मा का जिक्र किया ही और बड़ी अच्छी बेहतरीन बात आपने साझा की। आमिर खान से जुड़ी हुई कोई खास बात, कोई खास घटना आप साझा करना चाहेंगे? आमिर के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट एक्टर है, और बोले डिफिकल्ट इन द सेंस नॉट पर्सनली, बट बहुत मेहनत करते हैं और काफी उनको कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन रंगीला में उन्होंने बहुत सहजता से काम किया था। जो कैरेक्टर मैंने लिखा, मैंने और नीरज ने, हम परफॉर्म करते थे वो बिल्कुल वैसे ही करते थे। ज्यादा उन्होंने परफेक्शन के अलावा भी ज्यादा मेहनत करने के अलावा दिल से काम किया। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आमिर खान का ये था कि वो एक टपोरी का कैरेक्टर था जो बम्बईया भाषा बोलता है, लेकिन आमिर खान जी के परफॉर्मेंस की वजह से, उनके चेहरे की मासूमियत की वजह से और उनके व्यक्तित्व की गरिमा की वजह से कैरेक्टर को डिग्निटी मिली। वो टपोरी एक लड़की छेड़ने वाला लड़का नहीं रहा, आम इंसान बन के रहा। जी। तो राज कपूर के बाद अगर कोई आम इंसान अच्छी तरह किसी ने पेश किया हो तो मुझे लगता है रंगीला में आमिर ने, और राजू बन गया जेंटलमैन, यस बॉस में, फिर भी दिल हिंदुस्तानी में शाहरुख ने। ये दो कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है। जो थिएटर में ऑडियंस आनी बंद हो गई थी, जो ऑफकोर्स सलमान खान की वजह से आनी शुरू भी हुई, मैंने प्यार किया से बरजातिया की अच्छी फिल्म थी, तब जो एक अच्छी ऑडियंस आनी शुरू हुई, डिग्निफाइड, तो वो दौर ये तीनों खान ने आगे चलाया। जी, क्या बात है। अब यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे? रंगीला की बात चल रही है, उसी फिल्म का गाना या कोई और? रंगीला का ही सुनते हैं गाना। बताइए कौन सा? एक गाना मुझे बहुत पसंद है और रहमान साहब के साथ मैं बैठा भी था, तो हमने गाना, फिल्म की डायलॉग्स में भी वो था और एक सिचुएशन थी, तो मैंने ऐसे ही बात करते करते बात भी की और एक पुराने गाने का एक रेफरेंस भी दिया। अब यहाँ कहना अच्छा नहीं लगेगा, तो उसका मीटर रहमान साहब ने पकड़ लिया और गाना बनाया। जो फिल्म में ऐसी सिचुएशन थी कि वहां पे सीन आ सकता था, लेकिन सीन की बजाय गाना आया, तो ज्यादा उस बात को अच्छी तरह पेश किया गया और अच्छी तरह उसका इम्पैक्ट रहा। और वो गाना था, क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसे इनकार से हमको छटे, अब कहें या तब कहें, कहाँ कहें कब कहें, सोच सोच में ही वो गई निकल। हाँ, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल। ओ मेरे भाई, मेरे भाई, ओ मेरे भाई, मेरे भाई, ओ मेरे भाई, क्या करूं कि ना करूं कि कैसी मुश्किल है। और लग रहा है कि कौन कौन सी बातें आपसे पूछूं, कौन कौन सी बातें छोड़ दूं, तो हम एक के बाद एक पूछते रहेंगे। तो रंगीला फिल्म का ये गाना था और रंगीला फिल्म में आमिर खान थे, उसके बाद यस बॉस आसपास थी। हाँ। इसकी शूटिंग भी लगभग आसपास में ही चल रही थी। और ये यस बॉस फिल्म के मुझे लगता है 25 बरस पूरे हुए और जश्न भी बनाया गया मेरे ख्याल से। तो आप बताइए कि इन दोनों फिल्मों की शूटिंग, दोनों बड़ी फिल्में, एक में आमिर खान एक में शाहरुख खान, कैसे मैनेज किया आपने? शाहरुख से जुड़ी हुई कोई बात बताइए श्रोताओं को। शाहरुख खान तो एक अलग ही व्यक्तित्व है और वो, मैं उनकी शूटिंग पे जाया करता था, राजू बन गया, क्योंकि उसमें मेरे काफी मित्र काम करते थे और सर्कस में जाया करता था मैं। तो वो बम्बई आए तब से मैं उनको जानता था और बड़े कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने बम्बई आते ही कहा था कि मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। हम सबको हंसी भी आती थी, समंदर के किनारे बैठकर वो जुमला मशहूर हुआ है कि तो बोलते मैं तो बड़ा स्टार बनूंगा, इन सबकी छुट्टी कर दूंगा। तो हम लोग हंसते भी थे थोड़े मन में, लेकिन उन्होंने एक्चुअली 5-6 महीने में करके दिखाया। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी पॉजिटिव शख्सियत देखी नहीं है। होंगे बहुत से बड़े लोग, लेकिन मेरी लाइफ में कि उनके साथ आप काम करो, उनसे मिलो, तो बैटरी चार्ज हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आप खास हो, चाहे आप वो स्पॉट बॉय हो या हीरोइन हो या राइटर हो या कैमरामैन हो। वो सेट पे आके ऐसा एक माहौल खड़ा कर देते हैं उनकी पॉजिटिविटी एनर्जी से कि आपको लगता है कि यही बस यहाँ शूटिंग चलती रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि यार कौन जाए शूटिंग में, नहीं जाना। मैं एज अ राइटर ना जाऊं तो भी चल जाता है, सीन लिख लिया है, लेकिन मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि मेरी फिल्म की शूटिंग में मैं रहूं ताकि वहां कुछ चेंजेस हो सके। लेकिन शाहरुख खान की शूटिंग में यह है कि बहुत मजा आता है। अच्छा, और बड़े चालाक भी है। वो अपने हिसाब से सीन को चेंज भी कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, क्योंकि वो दिल्ली से और हिंदी पे, उर्दू पे, संस्कृत पे कमांड है उनका, अंग्रेजी पे इतना अच्छा कमांड है कि वो बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, बहुत अच्छा एक सीन को बदल लेते हैं। उनको कहावतें, मुहावरे पता है, दिल्ली के होने के जो फायदे हैं। जी, जी। और मैंने अपनी जनरेशन में उनसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाला इंसान कोई देखा नहीं। आप नाम लो नाटक के बारे में, नॉवेल के बारे में, उनको पता होता है। अच्छा, या इज अ मोस्ट वेल रेड पर्सन। क्या बात है। इतने, इसलिए भाषा उनकी बहुत अच्छी है।
जी। बहुत शुद्ध है कुछ। इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई घटना है जो शाहरुख खान कुछ तैयार होते हैं, कुछ चूड़ी वगैरह पहनते हैं, जो उनका आइडिया था एक, हाँ, वो गाने का जो मुखड़ा था, उन्होंने बोला कि मैं ऐसे करूंगा और गाना ऐसे, वहां से ट्रांजिशन उसका होगा, वहां से वो सीन से गाने में कैसे जाएगा। तो वो आपका लिखा हुआ नहीं था उसमें? उनका जावेद साहब के गाने थे जी। तो मैंने तो संवाद लिखे थे, स्क्रीन पे लिखा था, कहानी भी लिखी थी मैंने उसमें काफी काम किया था। एक गाना था जो जावेद साहब ने ही लिखा था और बहुत ही अच्छा लिखा था। सिचुएशन ऐसी थी कि संवाद में कुछ ऐसा आ रहा था कि मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, मैं कुछ ऐसा करूं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ करूं कि तुम खुश हो जाओ। उससे उन्होंने लीड ली, उन्होंने गाना लिखा, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। और जावेद साहब ने इतना बेहतरीन वो गाना लिखा था जी। वहाँ कहानियों के डगर से जहाँ 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 इस तरह शब्दों का जो खेल उन्होंने खेला था और वो अच्छा पिक्चराइज भी हुआ था। और मजे की बात यह है कि यूनिट पूरा चला गया था स्विट्जरलैंड में शूटिंग करने के लिए, और भी मैंने और जतिन ललित बैठ के, जावेद साहब ने तो लिखा ही था, वो तो थे ही, और हमने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग करके वहाँ गाना भेजा था जी। तो बाकी लोग बड़े वो थे कि गाना पता नहीं कैसा है, अजीब है, अटपटा है, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे और वो गाना पिक्चराइज भी अच्छा हुआ एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द फिल्म। और फिल्म भी खूब हिट हुई थी, इसके संवाद भी खूब चले थे। मुझे लगता है मेरा सबसे अच्छा काम 2-3 फिल्मों में जो है उसमें से एक यस बॉस में बहुत ही अच्छी कॉमेडी थी और अच्छे इमोशनल और रोमांटिक डायलॉग्स थे जी। तो संवाद लिखने से जुड़ा हुआ कोई वाकया बताना चाहते हैं कि मुश्किल होता है, आप इतनी बड़ी फिल्म है, इतने बड़े स्टार कास्ट हैं, तो लिखने से जुड़ी हुई कोई खास बात है जो? मैंने ये फिल्म काफी मेहनत से लिखी थी, जैसे कि रंगीला थी वो हंसते खेलते लिखी थी जी। मतलब कल शूटिंग आज सीन लिख लिया, हमको पता भी नहीं चला कि हम क्या कर रहे थे, जैसे हंसते खेलते लिख ली 5-6 महीने में, सीन दिया, लिखा, हो गया, शूटिंग वापस थोड़ा किया, क्लाइमेक्स मैंने दिया था, उसमें क्लाइमेक्स जो था वो कुछ अलग था और क्लाइमेक्स में अड़ा रहा कि नहीं क्लाइमेक्स ऐसे ही होना चाहिए, और वो अच्छा शूट हुआ। फिर ट्रायल हुआ, तब बड़े बड़े लोग आए थे, कमल हसन वगैरह, उन्होंने देखा होता बहुत अच्छा क्लाइमेक्स, और क्लाइमेक्स से फिल्म चली थी वो। यस बॉस मैंने 1 साल तक लिखी थी काफी, क्योंकि वो तब शाहरुख बिजी भी हो गए थे तो डेट्स नहीं मिल रही, तो बार बार लिखता रहा। लेकिन उसकी एक सिचुएशन मुझे याद है कि फिल्म के प्री क्लाइमेक्स में शाहरुख और जूही रास्ते पे बैठे हैं और पता नहीं कि लाइफ में अब क्या होगा, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो भी गया है जी। और नहीं भी हुआ है, शाहरुख उस पोजीशन में नहीं है कि उसको प्यार दे सके, लड़की है जो एम्बिशियस है, और दोनों में एक खिंचाव, एक केमिस्ट्री है, लेकिन जो लड़की है वो आदित्य पंचोली बॉस की गर्लफ्रेंड है और है भी नहीं भी, क्योंकि वो मैरिड आदमी है, तो वो सब काफी कॉम्प्लिकेशन था। दोनों बैठे हैं, तो ये पार्टी से आए हुए हैं और सड़क पे बैठे हैं। डायरेक्टर ने कहा मुझे यहाँ एक कोई लाइन चाहिए कि दोनों ऐसे बैठे हैं और बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ऐसा करें, वो ऐसे चांद को देख रहे हैं और कुछ बात कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट बात करेंगे लाइफ में अब क्या होगा, तो डायरेक्ट बात हो जाएगी, उसमें मजा सीन नहीं बनेगा। बोला क्या हो सकता है, तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा कुछ करते से लिखते हैं, ऐसा कुछ दोनों बैठे हैं, चांद को देख रहे हैं और मस्ती में और बात करते हैं जी। फिजिकल तो हो नहीं सकते, न पास हाथ पकड़ सकते हैं जी जी। तो जूही ऊपर देखती है, चांद पूरा खिला हुआ है, रास्ते पे बैठे हैं कहीं पे, चांद हमारा क्या लगता है, सारी रात क्यों जागता रहता है। बहुत उनको पसंद आई डायरेक्टर को, एक्टरों को, तो बोला हाँ। मैंने लेकिन यहाँ खत्म नहीं होगा, तो उसने बोला ये चांद हमारा क्या लगता है, सारी रात क्यों जागता रहता है जी। फिर वो टर्न करके कहती है तुम मेरे क्या लगते हो। उसमें जब आ भी गई बात, नहीं भी आई, उतने में कह दिया। संवाद का मुख्य काम ये होता है कि आप कहते भी हो, छुपाते भी हो, अच्छे संवाद के लक्षण होते हैं। डायरेक्टली आई लव यू कह दिया तो बात ही खत्म है जी। और वो दृश्य पैदा करता है, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं तो ये दृश्य आंखों के सामने उनके होगा, और फिल्म तो देख ही सकते हैं पर्दे पर, लेकिन इस वक्त उनकी आंखों के सामने दृश्य होगा, और हमारी आंखों के सामने एक दृश्य आ रहा है कि कोई गाना आपका सुन लिया जाए। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं। मैंने 2012 में एक फिल्म लिखी थी जिसके संवाद मैंने लिखे थे, दिल तो बच्चा है। उसमें एक सिचुएशन बहुत अजीब सी थी कि एक बैकग्राउंड सॉन्ग चाहिए था जी। बाकी गाने बाकी गीतकारों ने लिखा था, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ गाना फंस जाता है वहां, बिकॉज राइटर में हूँ तो डायरेक्टर कहता है अभी तुम ही लिख दो भाई ये गाना, ऐसी सिचुएशन है। तो मैंने एक गाना लिखा था, तू ख्वाब है या जादूगरी जी। वो प्रीतम जी ने बहुत अच्छा उसे ट्यून दी थी, संगीत दिया था, और वो ट्यून पे लिखा हुआ गाना है। ये लाइन तो मैंने लिखी थी लेकिन उन्होंने कंपोज किया, और उसके अंतरे जो बड़े टेढ़े मेढ़े है, तो वो गाना आप सुनाइए। तू ख्वाब है या कोई जादूगरी, कुणाल गांजावाला ने गाया था और प्रीतम दा का। माने लेखक, गीतकार और निर्देशक संजय छेल से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना, मिलते बिछड़ते। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बाग।
प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। हर दिल में बसती हूँ मैं, हीरोइन हूँ। इस कार्यक्रम की दूसरी और आखिरी कड़ी आप सुनेंगे अगले हफ्ते